आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है सही कंटेंट पढ़ के जाना। तो देखिए अभी मैंने जो ये प्रश्नों का सीरीज़ बनाया है करंट अफेयर का, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देख डालिए और 100% जो है एग्ज़ाम में स्कोर करके आइए। तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला प्रश्न हमारा है, इस जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 का जो टाइटल है इसको किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए ये खिलाड़ी आपके हैं अनाहत सिंह। याद रखिएगा, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अभी हाल ही में एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 चैंपियनशिप का जो है टाइटल जीत लिया है। और इस टाइटल को जीतने के लिए जो आपके अनाहत सिंह हैं, इन्होंने फाइनल मुकाबले में रॉबिन मैक अल्पाइन को 11-6, 11-1 और 11-5 के अंदर से हराया था। और देखिए यहीं लड़कियों के अंडर 11 वर्ग में जो है भारत की दिव्यांशी जैन है, ये उप विजेता रही थी इस स्क्वैश चैंपियनशिप में। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने नौसेना में यानी कि भारतीय नौसेना में चीफ ऑफ मैटेरियल का पदभार ग्रहण किया? तो देखिए जो आपके किरण देशमुख है, तो ये बन गए हैं भारतीय सेना नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल। और साथ ही में एक और नियुक्ति हुई है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार की। इन्होंने युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में कार्यभार अभी हाल ही में संभाल लिया है। और तीसरा प्रश्न है कि स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने अभी हाल ही में किसको अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो देखिए निविया इंडिया की प्रबंध निदेशक बन गई हैं गीतिका मेहता। देखिए जितनी भी नियुक्तियां हैं इनको मैं रिवाइज करूंगा, और जितने भी इवेंट्स वगैरह हुए हैं, सैन्य अभ्यास हुए हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज किया जाएगा। बाकी जो आपका रिपब्लिक डे से संबंधित क्वेश्चंस है वो भी मैं इस वीडियो में जो है रिवाइज करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। चौथा प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। और आपको बता दूं कि जो ये बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है, इसका नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम। ठीक है, तो संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल जो है इसका नाम है। और सरकार ने साल 2019 में इस तरह के 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना की पहल शुरू की थी। इसमें से 42 विद्यालय अब तक बन चुके हैं। और पांचवा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसको विशेष दूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा हामिद करजई को अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत बनाया गया है। देखिए हामिद करजई कौन है? ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और देखिए अभी अफगानिस्तान में आपको पता होगा वहाँ पे तालिबान नामक एक संगठन है, तो उस आतंकी संगठन का कब्जा है पूरे तालिबान पे, जिसके बाद से वहाँ का सत्ता जो है वहाँ पे लोकतंत्र समाप्त हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हामिद करजई को अफगानिस्तान में शांति दूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है कि जाओ भैया तुम शांति फैलाओ। और छठवां है कि हाल ही में किसे अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो है विवेक श्रीवास्तव जी को जो है अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और सातवां प्रश्न है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो देखिए जो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन है ये गुजरात में शुरू हो रहा है। देखिए अब आप पनडुब्बी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है द्वारका, उसका दर्शन कर सकेंगे समुंदर के अंदर। देखिए ये प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर गुजरात में एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका के आसपास शुरू किया गया है। और आपको बता दें इसके लिए गुजरात सरकार ने मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ जो है समझौता किया है कि भैया आप पनडुब्बी प्रोवाइड करिए, जिससे हम पनडुब्बी पर्यटन को शुरू करें। कहाँ? गुजरात के द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले लोगों के लिए। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए ये नाम काफ़ी जाना पहचाना है, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है ये केंद्र सरकार के नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। देखिए जितने भी वित्त आयोग अब तक बने हैं, मतलब 15 तक, तो सबके वित्त आयोग के अध्यक्षों का नाम पूछा गया है। इस बार 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। और इनके साथ में एक और नियुक्ति हुई है आईएएस ऑफिसर ऋत्विक रंजनम पांडे का। तो ऋत्विक रंजनम पांडे को जो है इस 16वें वित्त आयोग का सचिव अपॉइंट किया गया है।
फिर से सुनिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया और 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ऋत्विक रंजनम पांडे। देखिए, वित्त आयोग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बता दें कि वित्त आयोग जो है इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और नवा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो देखिए, डेजर्ट साइक्लोन ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का एक सैन्य अभ्यास है और ये अभ्यास 2 से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के बीकानेर के महाजन रेंज में आयोजित किया गया था। और देखिए, इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिकों ने भाग लिया था और इस एक्सरसाइज जिसका नाम डेजर्ट साइक्लोन है, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का ये आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है किया जाने वाला अभ्यास है। याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 2 से 15 जनवरी तक राजस्थान के बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में किया गया था। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में BR कम्बोज जी को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में जो BR कम्बोज हैं, याद रखिएगा, ये कहाँ के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये कुलपति प्रोफेसर हैं BR कम्बोज। इनको जो है इस MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने इनको दिया है। 11वां प्रश्न कि हाल ही में किसने जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली? तो देखिए, अभी हाल ही में नागेंद्र सिंह ने जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभाली है। और आपको बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह जो है ये 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान संभालेंगे। ठीक है, संभालेंगे या संभाल चुके हैं और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय का स्थान लिया है इस पद पर। 12वां भी हमारा नियुक्ति वाला प्रश्न है। 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसको बनाया गया? तो देखिए, राजस्थान के जो नए मुख्य सचिव बने हैं इनका नाम है सुधांश पंत। आपको बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ठीक है, क्योंकि नई सरकार बनी है राजस्थान में। कमेंट बॉक्स में बताइए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है। अभी याद कर लीजिए कि सुधांश पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। और 13वां प्रश्न है कि हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी और इन्होंने इस पद पर श्रीकांत कांदी कुप्पा का स्थान लिया है। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो देखिए, भारत का जो कार्यकाल होगा ये 4 सालों का होगा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में। देखिए, भारत आखिरी बार 2004 में मेंबर बना था और इस बार देखिए 2024 में फिर से जो है 4 सालों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य बन गया है। और देखिए, 15वां प्रश्न है कि जनवरी 2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया? तो देखिए, ओडिशा के क्रिकेटर हैं सुमित शर्मा। ये फ्रॉड है, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है थोड़ा सा हेर फेर कर दिया था। सुमित शर्मा पर ये जो प्रतिबंध है ये जन्म प्रमाण पत्र पर देने मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो है लगाया गया है। तो सुमित शर्मा पर जो है BCCI ने हाल ही में 2 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है, याद रखिएगा। और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 जो है ये किसको दिया गया है? ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को। देखिए, जितने लोगों का पुलिस वगैरह का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है PCS वगैरह का, जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत ही सेलेक्टिव हैं। जैसे मैं पहले पढ़ाता था वैसे मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको रट के जाइएगा। याद रखिए, ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को जो है कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को उभरती और युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण के लिए सम्मानित किया गया है। और देखिए, 17वां है कि कादियाल साड़ियाँ, देखिए साड़ी की बात हो रही है जो महिलाएं पहनती है और ये प्रकार है साड़ी का कादियाल साड़ी। ये किस राज्य से संबंधित है और इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है? तो देखिए, कादियाल साड़ियाँ पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। और देखिए, पश्चिम बंगाल की कई अन्य चीज़ों को भी GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को
और जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को यानी कि ब्लैक नुनिया राइस को, और तंगेलो और गोरोड को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो 4 चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें हैं? पश्चिम बंगाल का जो कादियाल साड़ी है, काला नुनिया चावल है, और सुंदरबन का शहद है, और उसके अलावा जो है तंगेल है, गोरोड है। ठीक है, इन सभी को जो है, मतलब 4 क्या 5 हो गए टोटल। तो इन पाँचों चीज़ों को जो है जीआई टैग मिला है। 18 और देखिए अभी हाल ही में पी संतोष जी को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और 19वां प्रश्न है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? तो देखिए बीच गेम्स का उद्घाटन घोघला बीच पर किया गया था, जो कि दीव में स्थित है। और देखिए याद रखिएगा, जो आपके केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो देखिए कभी कभी बड़े जो आयोजन होते हैं उनके उद्घाटनकर्ता का नाम पूछ लेता है। याद रखिएगा, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दीव है वहाँ के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया था। और 20वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो देखिए पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए केंद्र सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देखिए जो पृथ्वी विज्ञान योजना है इसको हम 2 लाइन में जानेंगे। देखिए इस योजना में जो है 5 चल रही उप योजनाएं शामिल हैं, जिनमें वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली, और सेवाएं महासागर सेवाएं मॉडलिंग अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। देखिए जो पृथ्वी योजना है यानी कि पृथ्वी विज्ञान योजना है, इसका उद्देश्य वायुमंडल महासागर के दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ाना है। और इसी योजना को पूरा करने के लिए 4,797 करोड़ रुपए जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आवंटित किए हैं पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए। 21वां है अडानी पोर्ट्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ कौन बने? तो देखिए अश्विनी गुप्ता को अडानी पोर्ट्स का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। और 22वां प्रश्न है टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो देखिए टाटा पावर ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो है 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए कुल 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। देखिए टाटा पावर के जो सीईओ और एमडी हैं, इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। इन्होंने 8 जनवरी को चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में इसकी घोषणा की कि जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर टाटा पावर के द्वारा 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए कुल 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया था। और इस इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया गया था। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो ओडिशा का चिल्का झील है वहाँ पर अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। 25वां प्रश्न है गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? तो देखिए जो गोल्डन ग्लोब्स 2024 अवार्ड समारोह था, इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का जो अवार्ड है ये जीता क्रिस्टोफर नोलन ने। और क्रिस्टोफर नोलन ने जो है एक फिल्म है जिसका नाम है ओपेनहाइमर, इसके निर्देशन के लिए जो है ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, और देखिए गोल्डन ग्लोब्स की बात एक और ख़ास बात रही कि गोल्डन ग्लोब्स का जो 21वां संस्करण है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवली हिल्स में आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि जो गोल्डन ग्लोब्स का 21वां पुरस्कार समारोह था ये कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्स में आयोजित किया गया था। और एक खास बात और आपको याद रखनी है कि जो मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी है इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है सिलियन मर्फी को दिया गया। यानी सिलियन मर्फी जो है इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, याद रखिएगा। और 26वां है कि हाल ही में किसने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था।
27वां मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेटर हैं, इनके साथ में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। देखिए इसके साथ में एक और पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद जो अर्जुन पुरस्कार है, ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला। देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और देखिए इस बार ये जो आपका अर्जुन पुरस्कार है, ये जो है टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें एक खिलाड़ी आपके कौन है, मोहम्मद शमी भी हैं। और इस बार बैडमिंटन के 2 दिग्गज खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। और 28वां प्रश्न तो हमको लग रहा है किसी भी एग्जाम में बाकी नहीं रहा है अब तक। देखिए प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इन्हीं के सम्मान में ये दिवस मनाया जा रहा है। और ये दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस 2024 है, इसकी थीम है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। तो इस थीम के तहत प्रवासी भारतीय दिवस 2024 मनाया गया 9 जनवरी को। और 29वां प्रश्न है चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए चंदूबी महोत्सव असम में मनाया गया अभी हाल ही में असम राज्य के चंदूबी झील के किनारे इस चंदूबी महोत्सव का जो आयोजन है ये किया गया था। देखिए चंदूबी महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है, ये असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जो कि चंदूबी झील है, ठीक है। यानी चंदूबी झील में वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार चंदूबी महोत्सव का आयोजन करती है हर साल, और इस साल भी किया गया था। 30वां प्रश्न हमारा है इस साल जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो देखिए इस साल जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। और ये पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। और इसका जो आयोजन है ये 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक होगा। यानी कि जुलाई महीने में भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, इसको याद रखना है, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत की गई? तो देखिए कॉलेज फगथानसी मिशन की शुरुआत मणिपुर में की गई थी। 32वां कि हाल ही में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए अभी हाल ही में गुवाहाटी में जो है ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और देखिए जो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने मिलकर असम के गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। और इस ई गवर्नेंस पर जो क्षेत्रीय सम्मेलन है, ठीक है, तो इसका जो आयोजन है ये 9 से 10 जनवरी को किया गया था, और ये क्रम से 26वां क्षेत्रीय सम्मेलन था। 33वां प्रश्न है कि एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो देखिए एलिजाबेथ बोर्न जो है ये फ्रांस की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 34वां है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि थे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्होंने गुजरात के गांधीनगर में जो महात्मा मंदिर है, ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया था। और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये इस बार इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, इसको नोट कर लीजिएगा। और 34वां है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, देखिए रिपीट हो गया है। 35वां है विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? देखिए विश्व हिंदी दिवस को हम 10 जनवरी को हर साल मनाते हैं। देखिए जो वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस है इसके अनुसार हिंदी भाषा वर्तमान में 61 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। देखिए ये था आपका विश्व हिंदी दिवस जिसको हम 10 जनवरी को मनाते हैं। बाकी 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जिसको भारतीय हिंदी दिवस भी कहा जाता है, इसको मनाते हैं। और 36वां 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो देखिए जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन महाराष्ट्र के नासिक में
12 जनवरी को किया गया था और 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। देखिए 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, इसीलिए इस पर्व को मनाया गया और हर साल ये 12 जनवरी को ही सेलिब्रेट होता है। और 37वां है आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा। तो देखिए श्रीलंका में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू हो रहा है और श्रीलंका के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता, इन्होंने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। 38वां भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसको नियुक्त किया है। तो देखिए भारतीय फिनटेक फोनपे ने अभी हाल ही में रितेश पई जी को अभी हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ अपॉइंट किया है। देखिए बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में की गई थी, ये भारतीय कंपनी है और रितेश पई जो है अभी हाल ही में इसके इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस के जो है सीईओ बन गए हैं। 39वां है फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर, इनका निधन हो गया हाल ही में। ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर थे। तो देखिए जो आपके फुटबॉलर हैं फ्रांज बेकनबाउर, ये जो है जर्मनी के फुटबॉलर थे, याद रखिएगा आप। 40वां है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसको मिला। तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर और सूरत को मिला है। इंदौर को लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार मिला है, यानी कि सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। और इस कैटेगरी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। याद रखिएगा इंदौर और सूरत को जो है इस बार संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का विषय था अपशिष्ट से धन, जबकि 2024 का विषय कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें है। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 हमारा है कि लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है। तो देखिए इनका नाम है शेख हसीना, जो कि लगातार चौथी बार जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं और इनकी जो पार्टी है इसका नाम है अवामी लीग। देखिए बांग्लादेश के बारे में दो चीज़ याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, और बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। तो ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई, इसको भी एडिशनल याद रखिए। 42वां है संसद का बजट सत्र इस महीने यानी कि जनवरी में किस तारीख से शुरू हुआ। तो देखिए 31 जनवरी को जो है संसद का बजट सत्र शुरू हो गया था। ध्यान से सुनिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बजट सत्र जो संसद का है ये 31 जनवरी को शुरू हुआ और देखिए 1 फरवरी के दिन जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये जो है अंतरिम बजट पेश करेंगी, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज 1 फरवरी है तो आज बजट पेश होगा। और संसद की बजट सत्र जो है इस महीने की 31 जनवरी 2024 से शुरू होकर जो है ये लगभग 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है इसकी। ठीक है, और इस सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से होगा। और 43वां हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में किसको नियुक्त किया। तो देखिए केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम मिलन 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए जो मिलन 2024 है इसका आयोजन विशाखापत्तनम में जो है होगा। और भारतीय नौसेना का ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 इसका आयोजन 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में मिलन 2024 का आयोजन होगा। देखिए मिलन एक जो है द्विवार्षिक यानी कि 2 सालों में एक बार होने वाला अभ्यास है और ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, इसमें कई सारे जो है राष्ट्र शामिल होते हैं और ये 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी से शुरू किया गया था। अगला है जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए जो जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट था इसमें भारतीयों ने जो है मतलब एक भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम है अमन सहरावत, इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। और आपको बता दें इसका जो आयोजन है यानी कि जो जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट था
ये जो है क्रोएशिया में जो है आयोजित किया गया था। और इस टूर्नामेंट में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है अमन सहारावत ने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। देखिए रैंकिंग सीरीज के इस संस्करण में भारत का ये पहला पदक था। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसने वाईकॉम 80 नामक चैनल से जो है हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए जो है एक समझौता किया है। और ये समझौता जो है 2023 से 2027 की अवधि के लिए की गई है, यानी कि 2027 तक जो है वाईकॉम 18 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सभी टूर्नामेंटों का प्रसारण करेगा। और अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? तो देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 था, इसका मेंस सिंगल्स का जो टाइटल है इसको जीता है जेनिक सिनर ने। देखिए फाइनल मैच में जो आपके जेनिक सिनर है, इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। देखिए साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले इटली के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं इसके साथ में जेनिक सिनर, याद रखिएगा। तो जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं और इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को जो है अभी हाल ही में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में महिला की बात करें तो देखिए इस टूर्नामेंट के महिला एकल का जो खिताब है इसको जीता है अरीना साबालेंका ने, ठीक है। और नेक्स्ट है, किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं प्रसन्ना बी वराले। देखिए न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, इन्होंने अभी हाल ही में वराले को इनके पद और गोपनीयता की इनको शपथ दिलाई। और इसी नियुक्ति के साथ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की संख्या भी पूरी हो गई है, यानी कि 34 न्यायाधीश पूरे हो गए हैं, ठीक है। 50वां प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साडा तंसीक का आयोजन कर रही है? तो देखिए साडा तंसीक का जो आयोजन है ये सऊदी अरब के साथ कर रही है भारतीय सेना। देखिए भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साडा तंसीक, इसके पहले संस्करण का आयोजन, यानी कि ये पहला आयोजन है, तो पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन रेंज में किया जा रहा है। और ये एक्सरसाइज जो है ये 29 जनवरी से शुरू होकर 10 फरवरी 2024 तक चलेगा। देखिए 45 सैन्य कर्मियों वाली जो सऊदी अरब की टुकड़ी है, इसका प्रतिनिधित्व सऊदी अरब की रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज के द्वारा किया जा रहा है। और भारत की तरफ से इसमें भारतीय सेना भाग ले रही है। 51वां, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो देखिए अभी हाल ही में पंजाब में सड़क सुरक्षा बल नाम का एक फोर्स जो है गठित हुआ है। पंजाब की जो राज्य सरकार है इसने सड़क हादसों को रोकने के लिए इस सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। और इसके तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। 52वां प्रश्न है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं तन्मय अग्रवाल। देखिए तन्मय अग्रवाल हैदराबाद के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में हैदराबाद बनाम अरुणाचल प्रदेश के रणजी ट्रॉफी 2023-24 प्रतियोगिता में ग्रुप गेम के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। और तन्मय ने सिर्फ 160 गेंदों पे 323 रनों की पारी खेली। और अपनी पारी के दौरान इन्होंने कुल 33 चौके और 21 छक्के लगाए। और इसी के साथ जो आपके तन्मय अग्रवाल हैं हैदराबाद के, ये सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। और 53वां है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दीप्ति शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको यूपी पुलिस में DSP बनाया है योगी बाबा ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने। देखिए दीप्ति शर्मा की बात करें तो ये आगरा की रहने वाली हैं और इन्होंने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है इन्होंने जीता था। और 54वां, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिए टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस नाम की कंपनी के साथ समझौता किया है। एयरबस फ्रांस की कंपनी है, याद रखिएगा। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने टाटा के साथ मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की जो है घोषणा की है, समझौता किया है इसके लिए। अगला है, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर, ये तो डबल डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया? तो देखिए 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को जगदीप धनखड़ ने शुरू किया है। देखिए आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना, नागरिकों के बीच गर्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। और अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो देखिए जो आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो मनाया गया, इसकी थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। देखिए गणतंत्र दिवस 2024 भारत ने 26 जनवरी 2024 को अपना जो है 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। और गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ मनाया जाता है, यानी कि गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। और जो आपका स्वतंत्रता दिवस होता है, यानी कि 15 अगस्त का दिन होता है, उस समय प्रधानमंत्री जो है ये ध्वज फहराते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों चीज़ें पूछी गई एग्जाम में। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बार सुबह 8 बजे कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और इस बार 26 जनवरी के अवसर पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, ये भारत के मुख्य अतिथि थे। इसको याद रखिएगा, ये 1 नंबर का गारंटेड प्रश्न है। और देखिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। और अगला राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाता है? तो देखिए इसको हम मनाते हैं 25 जनवरी को। 2024 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और 59वां प्रश्न है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया? तो देखिए इस बार टोटल 31 लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें इन 31 लोगों में से 3 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है, यानी कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको मिला है जीवन रक्षा पदक। गृह मंत्रालय के अनुसार इन अवार्ड्स में 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 7 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। और 60वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला अल्कोहल स्टोर यानी कि शराब की दुकान खोलने की घोषणा की है? तो देखिए सऊदी अरब में पहला शराब का दुकान खुलने जा रहा है। किसके लिए? ये स्पेशली होगा जो गैर मुस्लिम देशों के राजनयिक वगैरह हैं उनके लिए। ठीक है, तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है? देखिए ये स्टोर खुल रहा है सऊदी अरब के रियाद में। और ये स्टोर विशेष रूप से मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा, मतलब गैर मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम है। और एक दस्तावेज में बताया गया कि इस अल्कोहल स्टोर से खरीदारी करने के पहले ग्राहकों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। बाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से इसको क्लियरेंस मिलेगा, तब जाके इनको दारू मिलेगी। ठीक है, और एक कोटा निर्धारित होगा कि भाई आपको महीने में इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। देखिए इस्लाम में शराब हराम है। जो लोग इस्लाम का फॉलो करते हैं शराब पीते हैं तो वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुरान में लिखा गया है। 61वां, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो देखिए दुनिया की जो पहली ब्लैक टाइगर सफारी है ओडिशा में बनाई जाएगी। और हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना का अनावरण किया। 62वां, हाल ही में किसे या फिर किन्हें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में क्रिकेटर रवि शास्त्री और क्रिकेटर फारूक इंजीनियर इन दोनों को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए कंपनी है पेप्सिको इंडिया, इसके नए सीईओ बन गए हैं जागृत कोटेचा। और देखिए अभी हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं एक बार फिर से शेरिंग टोबगे। तो शेरिंग टोबगे जो है ये भूटान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं दोबारा। टोबगे के नेतृत्व वाली जो पार्टी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसने हाल ही में चुनाव में लगभग 2/3 सीटें हासिल की। भूटान के बारे में यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे भूटान की राजधानी क्या थिम्फू है, राजा यहाँ के हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और भूटान में जो है भारतीय मुद्रा भी चलती है और भूटनीस नेगल्ट्रुम यहाँ की स्पेशल मुद्रा है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है जोंखा और यहाँ की पॉपुलेशन है 7.77 लाख। और देखिए अभी हाल ही में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है समीर कुमार सिन्हा, इनको रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
और बिम्स्टेक की बात करें, देखिए बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक के नए महासचिव बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। देखिए जो भारत के इंद्रमणि पांडे हैं, इन्होंने इस पद पर भूटान के तेंजिंग लेकफेल का स्थान लिया है। और देखिए बिम्स्टेक में जो है 2016 में बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान मेंबर थे और पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो बिम्स्टेक की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। मतलब बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर राजधानी नहीं, ठीक है। और अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो देखिए अभी हाल ही में सतनाम सिंह संधू को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। सतनाम सिंह संधू ने 2021 में मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की थी और साल 2012 में इन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगर 68वां प्रश्न है कि हाल ही में एक पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई थी। सवाल यह है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक समंदर मेरे अंदर के लेखक संजीव जोशी हैं। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो डिप्टी सीईओ हैं, जिनका नाम है संजीव जोशी, जिनकी पुस्तक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर, इसको लॉन्च किया था। और देखिए जो आपके संजीव जोशी हैं, इनके द्वारा लिखित ये पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है। तो एक समंदर मेरे अंदर को किसने लिखा है? संजीव जोशी ने। और 69वां प्रश्न है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ अभी हाल ही में जो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ये समझौता महाराष्ट्र के साथ किया है। देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन क्षमता तक ग्रीन हाइड्रोजन और डेरिवेटिव यानी कि ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। और देखिए ये समझौता अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है और लगभग 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए, मतलब इसमें जो है 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा महाराष्ट्र में, ठीक है। और 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो देखिए जो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 था, इसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जो है 12th फेल को मिला। देखिए बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत ही मोटिवेशनल पिक्चर है। और 12th फेल के बारे में आपको बता दूं कि इसका जो निर्देशन है इसको किया है विधु विनोद चोपड़ा ने। और ये फिल्म जो है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का जो है इसने पुरस्कार जीता है। ये फिल्म जो है ये आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है। याद रखिएगा, मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर बनी फिल्म है 12th फेल। ये चीज़ पूछी जाएगी एग्जाम में। और देखिए जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड समारोह 2024 था, इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी विधु विनोद चोपड़ा को मिला 12th फेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए दिया गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी लिस्ट देने जा रहा हूँ फिल्म फेयर अवार्ड की, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दूसरा पेज है, ठीक है। तो इसमें आपके फिल्म फेयर अवार्ड के जो है टोटल 30 अवार्ड जो है आपके कवर हो गए। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता ही दिया है, वो एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है कि हाल ही में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए जो आपका ISSF विश्व कप 2024 था, इसमें भारत के दिव्यांश सिंह पंवार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए भारत के दिव्यांश सिंह पंवार ने जो है जो मिस्र का काहिरा है वहाँ पर आयोजित इस विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में ये मेडल जीता था। और एक भारतीय निशानेबाज हैं सोनम उत्तम मस्कर, इन्होंने महिला वर्ग में रजत पदक यानी कि भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। अगला कि हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो देखिए FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का जो खिताब है इसको नीदरलैंड ने जीता है। और अभी हाल ही में जो मस्कट में खेला गया फाइनल मैच था, इसमें नीदरलैंड ने भारतीय टीम को हराकर 7-2 के अंतर से हराकर जो है ये FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप जीत लिया। और 73वां हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ पर रखी गई? तो देखिए पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव डिब्रूगढ़ में रखी गई, डिब्रूगढ़ असम में है। और देखिए जो भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों ने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल यानी कि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव रखी थी।
और 75वां है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू की गई। देखिए जितनी भी योजनाएं हैं मैं जो बता रहा हूँ आपको उसको नोट करते रहिएगा, कौन सी योजना किस राज्य की है। देखिए महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी कि कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि 1,000 रुपये महीने होगा तो 12 महीने में 12,000। और देखिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना बहुत जरूरी है और ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए 12,000 महीने का पेंशन इनको मिलेगा महतारी वंदना योजना के तहत। और 76वां है पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए शांतनु झा को बनाया गया है पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में, ठीक है। और देखिए पूर्वी नौसेना कमान का जो मुख्यालय आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और अगला है प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा आत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे जो है ये किराना घराने से थी। वर्ष 1991 में जो है प्रभा आत्रे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको पद्मश्री पद्म विभूषण पद्म भूषण तीनों मिला था। राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार और टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार से भी प्रभा आत्रे को सम्मानित किया गया था। तो ये थी जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और इनका निधन हो गया। ये किराना घराने से थी संगीत के। 78वां प्रश्न है कि हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया। तो देखिए जो सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव है इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। देखिए इसे जो है शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से जो है विकसित किया गया है, ठीक है। और 79वां है कि 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता। तो देखिए 75वें एमी अवार्ड में सक्सेशन ने जो है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब जो है जीता। देखिए जो 75वां एमी अवार्ड है इसकी घोषणा कर दी गई है और इसमें द बियर और सक्सेशन प्रत्येक ने जो है 6 पुरस्कारों पर कब्जा किया है। यानी कि द बियर को भी 6 पुरस्कार मिले हैं और सक्सेशन को भी 6 पुरस्कार मिले हैं। और एक खास बात, द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का खिताब दिया गया है, ठीक। और इसके साथ में रोड रेज ड्रामा बीफ ने जो है सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड एडिशन का अवार्ड अपने नाम किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड सक्सेशन को दिया गया और ड्रामा सीरीज की कैटेगरी में किरण कल्कीन को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार दिया गया। तो ये जो है 75वें एमी अवार्ड के कुछ खास चीज़ें थी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेगा। और सबसे खास बात कि सक्सेशन को 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो है पुरस्कार मिला, ठीक है। 80वां है कि T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया हाल ही में। तो देखिए अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने जो है T20 इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है इन्होंने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक हाल ही में लगाया, ठीक है। देखिए रोहित ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में ये अपना जो 5वां शतक लगाया, जिसके बाद ये T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। और 81वां प्रश्न है कि समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। तो देखिए समुद्री अभ्यास अयुत्या जो है ये भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। देखिए भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच का जो पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या है ये 20 से 23 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास को अभ्यास अयुत्याया या फिर अयुत्या नाम दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अजय या फिर पराजय, अपराजय, ठीक है। और 82वां हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है। तो देखिए अपनी ही हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने एक जहाज जिसका नाम चीता है इसको सेवा मुक्त किया है और चीता के साथ 2 और जहाज़ों को सेवा मुक्त किया गया है। पूरी न्यूज़ क्या है डिटेल में देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर इन तीनों को 4 दशकों की शानदार सेवा यानी कि 40 साल की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। देखिए जो चीता, गुलदार और कुंभीर है इनको पोलैंड के ग्नीडिया शिपयार्ड में तैयार किया गया था और इन जहाज़ों को क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। 83वां है कि किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए फीफा के बेस्ट मेल फुटबॉलर का अवार्ड जो है लियोनेल मेसी को मिला है इस बार।
देखिए अर्जेंटीना की जो सुपरस्टार लियोनेल मेसी हैं, इनको एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिल गया। साथ में महिला खिलाड़ी की बात करें तो स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। 84वां है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। देखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, तो इन्होंने अभी हाल ही में विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया था। और इस प्रतिमा का नाम याद रखिएगा, इसका नाम रखा गया है सामाजिक न्याय की प्रतिमा। तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसकी ऊंचाई है 125 फीट और ये कांसे की प्रतिमा है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में। 85वां की फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो देखिए दुनिया की जो सबसे मजबूत करेंसी है जिसकी वैल्यू सबसे अधिक है, ये आपका है कुवैती दिनार। ऐसा फोर्ब्स की रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए बहरीन की करेंसी जो आपकी बहरीनी दीवार है, ये दिनार है, दीवार नहीं, दिनार। तो बहरीनी दिनार जो है दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान करेंसी है। और फिर ओमान की जो करेंसी है ओमानी रियाल, ये दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान करेंसी है। और वहीं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली जो मुद्रा है यूरो, तो यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर, यानी कि यूरो जो है 9वां दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी है। और जो अमेरिकी डॉलर है ये 10वां सबसे मूल्यवान करेंसी है। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि कुवैती दिनार दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान करेंसी है। और ये प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछा भी गया क्योंकि कुवैती दिनार बहुत समय पहले से ही जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी बनी हुई है। 86वां की पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की? तो देखिए पीएम मोदी ने जो महाराष्ट्र का सोलापुर है वहाँ पर 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला शुरुआत रखी थी। कहाँ पे? जनवरी महीने में, जनवरी 2024 में। देखिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं पर आधारशिला रखी थी। 87वां प्रश्न है कि IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो देखिए IIT मद्रास ने जो है ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर नाम की एक कंपनी के साथ करार किया है। और 88वां कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए टोटल 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और ये योजना जो है ये केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहत शुरू की गई है। और आपको बता दें इसे स्थायी मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 90वां की एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए विंग्स इंडिया 2024 का जो आयोजन है ये हैदराबाद में किया गया था। और जो भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इन्होंने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया था। और 91वां है कि द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? तो देखिए द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर होंगी आपकी सू रेडफर्न। और जो आपकी सू रेडफर्न है इनको ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी ICC महिला चैंपियनशिप और T20 इंटरनेशनल मैचों के लिए नामित किया गया है, ये इसमें अंपायरिंग करेंगी। और जो आपकी रेडफर्न है इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेला है, ये इंग्लैंड की क्रिकेटर रही हैं और ये कई विश्व कपों में अंपायरिंग भी कर चुकी हैं। 92वां की हाल ही में किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की? तो देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है। और आपको बता दें कि 6 अलग अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमि के सार को दर्शाते हैं। और देखिए राम मंदिर का जो एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये 22 जनवरी को हुआ था। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई थी। और ये डेट याद रखना है, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा। 93वां की भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो देखिए जो आपकी सरयू नदी है जो कि अयोध्या में है, जिसके किनारे राम मंदिर बना है,
तो यहाँ पर भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा और इसे उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा तैयार किया गया है। 94वां है, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो देखिए जो विश्व आर्थिक मंच है ये तेलंगाना राज्य में जो है स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा। 95वां है, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और इन खेलों की शुरुआत आपको बता दें 2001 में की गई थी, तब से ये हर साल आयोजित हो रहा है। लेकिन बीच में कुछ गैपिंग वगैरह हो गई थी, तो इस बार इसके चौथे संस्करण का आयोजन जो है 2022 में करने के बाद 5वें संस्करण का आयोजन जो है इस बार मेघालय खेलों का जो है आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। और 96वां की भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वाइस एडमिरल AN प्रमोद को नियुक्त किया गया है। और 97वां है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो देखिए भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ करार किया है। देखिए भारत सरकार के खान मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का मिनेरा वाई एनर्जेटिका सोसिएडेड डेल एस्टाडो नाम की एक कंपनी है, तो इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन का काम करेगा। तो भारत ने लिथियम के खोज और खनन के लिए किसके साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ में। और 98वां प्रश्न है कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो देखिए भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। देखिए जो महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है ये भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। और देखिए जो डार्क स्काई पार्क है इससे रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है। तो भारत का जो पहला डार्क स्काई पार्क है इसका खिताब मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को, जो कि महाराष्ट्र में है। इसको याद रखिएगा, ये भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क रिजर्व बन गया है। 99वां प्रश्न है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखिए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं गैब्रियल अटाल। ठीक है। देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन और इन्होंने भी हाल ही में गैब्रियल अटाल को जो है फ्रांस का अगला प्रधानमंत्री अपॉइंट किया। और 100वां प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला? तो देखिए सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है बनारस को और प्रयागराज को। और 101वां प्रश्न है कि समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए समंदर पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ये जो ब्रिज है इस ब्रिज का नाम एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका नाम अटल सेतु रखा गया है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, इसमें 6 लेन हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो जो आपका अटल सेतु है याद रखिएगा ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है और इसकी लंबाई पूछी जाएगी तो बताइएगा लंबाई इसकी कितनी है 21.8 किलोमीटर और ये 6 लेन है। इस प्रोजेक्ट पे टोटल 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ये जो आपका अटल सेतु है ये समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए और फिर से इस बार एक चैनल पे जो है मतलब बच्चों की संख्या बढ़ाइए ताकि मुझे पढ़ाने में मज़ा आए और आप लोगों को मैं ऐसे ही वीडियो देते रहूँ। धन्यवाद।